यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट सेक्शन। देखो यहाँ पे एक मैंने डायलिन सेल लेके रखी है, ठीक है, जहाँ पे आपका ये जो इलेक्ट्रोड है वो आपकी जिंक का है। यहाँ सोल्यूशन है बच्चों आपकी जिंक सल्फेट का। नेक्स्ट वन, ये जो इलेक्ट्रोड बच्चों किसका है, कॉपर का है, और यहाँ से आपका सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का है। तो वैसे भी आपको पता है कि जब हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फॉलो करते हैं तो जो जिस मेटल का बच्चों इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं उसी मेटल का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन भी लेते हैं, ठीक है, बीकर्स में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बच्चों बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन है, 2 डिफरेंट बीकर में एक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है, उसको मैंने लेके रखा है। तो आज मैं बेसिकली बच्चों बात करूंगा सॉल्ट ब्रिज पर, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान दो। इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और आए भी हैं, ठीक है। हुआ क्या है बच्चों, रिएक्शन प्रोसीड हुई है। जिंक आपको पता है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एक इजी ट्रिक बच्चों, लॉन, ठीक है, LOAN। इसमें था एल का मतलब था लेफ्ट साइड, ई का मतलब था, ओ का मतलब था ऑक्सीडेशन, ई का मतलब था एनोड, एन का मतलब था नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। और एनोड कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप जिधर बैठे हो उसका लेफ्ट साइड जरा देखो, आपका लेफ्ट हैंड जिधर है ना वो वाला सेक्शन कौन सा है, जिंक इलेक्ट्रोड वाला। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, यही आपका एनोड होगा, और इसके पास बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। तो राइट साइड कॉमन सी बात बच्चों क्या होगा, अगर वो नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिल्कुल इजी ट्रिक है आइडेंटिफाई करने का। ये आपका यहाँ से कैथोड, अगर वो एनोड लेफ्ट साइड तो इधर कैथोड होगा, और यहाँ पे आपका होगा रिडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे आयनाइजेशन होगा। पता है कि जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे आपका खत्म होता जाएगा, और खत्म होते होते यहाँ से क्या होगा, वो पार्ट आपका धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, तो यहाँ से जिंक धीरे 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 बेटा आपका फिनिश होता जाएगा। तो वो तो आयनाइज होगा, +2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी बच्चों ध्यान रखना है कि एनोड से कैथोड की तरफ होगा, बट इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कहाँ से होगा, जो करंट की हम बात करते हैं, कन्वेंशनल करंट को फॉलो करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट किया है, तो वो मूव करता है कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, या कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स का हम बात कर रहे हैं, करंट का मूवमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। सॉल्ट ब्रिज पे फोकस करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यहाँ पे एक यू ट्यूब, ये आपको दिख रहा है उल्टा, इस तरीके से यू, ये आपको ये वाला सेक्शन, ठीक है। होगा क्या कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जब रिएक्शन स्टार्टिंग हुई, रिएक्शन शुरू हुई, तो धीरे धीरे एनोड के साइड से क्या हुआ, जो जिंक का इलेक्ट्रोड था वो धीरे धीरे कंज्यूम होता गया, वो फिनिश होता गया। एक समय ऐसा आया कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। जिंक का जो आपका इलेक्ट्रोड है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है Zn+2 के अंदर, और वो आपको नीचे सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। तो रिएक्शन तो यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब रिएक्शन स्टॉप हो गई तो रिएक्शन डेड हो जाएगी। फिर अब इस सेल को क्या करना है भाई, कंटिन्यू करना होगा, रिएक्शन रिएक्शन को स्टॉप नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज को फॉलो करेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज क्या रोल प्लेगा उसको समझते हैं। पहले सॉल्ट ब्रिज का बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये जो U उल्टा होता है U2, ठीक है, U2 कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज, जैसे KCl है, KNO3 है, K2SO4 है। अच्छा, इस जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं तो वहां पे एक पॉइंट ध्यान रखने हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव पार्ट कैटाइन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव पार्ट। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हमें लेके आने हैं कि जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव पार्ट की नेगेटिव पार्ट की अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, या बिल्कुल इक्वल, नियरली इक्वल हो। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का हमें यूज करना होगा, पहली चीज। तो ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, KCl है, KNO3 है, K2SO4 है, NH4NO3 है, आप इन्हें यूज कर सकते हो। जहाँ पे पोटेशियम की वेलोसिटी इक्वल टू क्लोराइड आयन की। तो क्वेश्चन हो सकता है कि 4 ऑप्शंस गिवन है, हर किसी की वेलोसिटी दे रखी हो, और फिर वहां से पूछा जाए कि भाई जहाँ पे कि कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो सॉल्ट ब्रिज में हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आपको आंसर वो टिक करना होगा जहां पे आपकी जो वेलोसिटी है कैटायन एनायंस की वो नियरली इक्वल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है ETC। नेक्स्ट है सॉलिडिफाइड बाय बॉइलिंग। फिर क्या करते हैं, इसको हम सॉलिडिफाई करते हैं बॉइलिंग करने के बाद। फिर इसके साथ बच्चों करते हैं, ठीक है, सॉलिडिफाइड करते हैं अगर अगर एंड जेलेटिन सॉल्यूशन। ये अगर अगर सॉल्यूशन और जेलेटिन सॉल्यूशन होता है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग फाइनली हम इसको बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद हम इसको सॉलिडिफाई करेंगे। सॉलिडिफाइड करने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे। तो कूलिंग पे प्रोसेस करेंगे तो उस केस में आपको
कूलिंग करने के बाद आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कूलिंग करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली ठीक है जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको फाइनली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो सॉल्ट ब्रिज का बेसिक हुआ। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग अगर अगर या फिर जेलेटिन सॉल्यूशन को हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। डिसॉल्व किस में करते हैं? हॉट एंड इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे KCl है, KNO3 है, या फिर आपका NH2NO3 है, इसके साथ हम हीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट बनाने के बाद हम फिल करते हैं। जो यूट्यूब आपको दिख रहा है, ये रिवर्स में उल्टा दिख रहा है, इस यू शेप जो ग्लास ट्यूब है उसमें इसको हम फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद जो यूट्यूब आपका ग्लास ट्यूब है उसको प्लेस करते हैं इनवर्टेड, उल्टा करते हैं दो बीसेस, दो डिफरेंट बेसल्स के अंदर, ठीक है, बीकर्स के अंदर, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो मोबिलिटी है कैटाइंस एनाइंस की जो वेलोसिटी वो लगभग आपकी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे इसके फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। यस, तो बच्चों यहां से हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फर्स्ट है इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट को ये पूरा करता है। कैसे करता है वो आपको पता है कि एक बीकर यहाँ पे था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंट ये था। इधर जो मैंने इलेक्ट्रोड ले रखा था, नीचे यहाँ पे आपका सॉल्यूशन था, ठीक है। ये मैंने जिंक इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे सॉल्यूशन था आपका जिंक सल्फेट का। ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड था, यहाँ सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट एक्वस का। दोनों को मैंने कनेक्ट किया था, और यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज यूज किया गया है, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड होगी, जिंक धीरे धीरे बड़ा जिंक इलेक्ट्रोड आपका फिनिश होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे जिंक की प्लेट फिनिश हो जाती है, तो फिनिश होने के बाद नीचे क्या मिलेगा बताओ जरा? Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। मतलब नीचे जो इस बीकर के अंदर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे सपोज मान लो केसीएल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो केसीएल सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट आपको दिख रहा है ना Cl, तो इस नेगेटिव पार्ट ऑब्वियसली अट्रैक्ट किधर होगा मुझे बताओ? जिंक की साइड, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है। तो Cl- आपका यहाँ से इस तरफ इसका मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। Cl- का मूवमेंट यहाँ से इधर होगा। जब इधर हो जाएगा तो यहाँ पे Zn जो +2 है वो तो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब Zn+2 न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन इसको क्या चाहिए? यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? तो जब ये न्यूट्रलाइज होगा तो यहाँ से ZnCl2 कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ZnCl2 में अगर आयंस की बात करो तो पूरे बीकर के अंदर क्या मिलेगा? Zn+2 के साथ मिलेगा 2Cl, आपको -1 में आपको फेज में मिलेगा, ठीक है। तो फिर वहां से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आप क्रिएट होंगे भाई, पॉजिटिव पोटेशियम भी है तो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फिर कहाँ से कहाँ होगा? एनोड पे आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर वो मूवमेंट हो जाएगा आपके कैथोड की साइड में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जिधर भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कैथोड के साइड में या फिर एनोड के साइड में, दोनों बीकर किधर भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उधर आपके यहाँ पे आपके कैटायन एन का मूवमेंट होगा, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। सेकंड क्या है? अवॉइड मैकेनिकल मिक्सिंग। मैकेनिकल मिक्सिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे अब एक जो बीकर है इसके बीच में हम लोग बहुत ही थिन, ठीक है, थिन मैंने यहाँ पे एक सेपरेशन मैंने यहाँ पे यूज किया है, लेयर यूज किया, और इसके बीच में आपके यहाँ पे सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये सॉल्यूशंस है, इधर आपका कैनोड वाला पार्ट है, ये आपका कैथोड वाला पार्ट है, ये एनोड है, इधर आपका कैथोड है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो पता है कि एनोड से कैथोड में ही होने वाला है, और कैथोड से एनोड पे क्या होगा? करंट का आपका फ्लो होगा, ठीक है, आई जो करंट करेंशियल करंट का फ्लो होगा। तो ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, दोनों बीकर के अंदर, इनकी मिक्सिंग को ये स्टॉप करता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या है? मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, बिकॉज जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटाइंस हैं, फिर नंबर जो एनाइंस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन दोनों को मेंटेन करता है। मतलब मेंटेन करने का मतलब ये है कि दोनों साइड में अगर चार्ज अगर आपके न्यूट्रलाइज रहेंगे, जो भी चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर ऊपर से आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका इजिली फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? लिक्विड लिक्विड जंक्शन। तो लिक्विड जंक्शन एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन का मतलब क्या है कि नीचे आपको एक तरफ क्या होगा? Zn+2 बहुत अधिक हो जाएगा, दूसरी साइड में क्या होगा? दूसरी साइड में ये होगा कि कॉपर+2 धीरे धीरे कन्वर्ट किस में होगा? वो आपकी कॉपर की जो प्लेट है वो थिक होती जाएगी, जिंक की प्लेट थिन होती जाएगी। तो उधर क्या होगा? उधर जो कॉपर+2 जो सोल्यूशन नीचे था कॉपर सल्फेट से, वो तो ऊपर आयोनाइज होगा, तो बहुत बहुत सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाएगा।
ठीक है। तो उधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब जो आपके कैटाइंस हैं कॉपर +2 हैं, वो तो धीरे धीरे फिनिश होते जाएंगे, वो कंज्यूम हो जाएंगे नीचे। इधर आपकी जिंक की प्लेट फिनिश होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो दोनों के बीच में क्या होगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम, उधर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मैक्सिमम। तो उसकी वजह से दोनों के बीच में क्या होगा, एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। तो उस जंक्शन को ना बनने दे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज वहाँ कैटाइंस एनाइंस है। तो जहाँ पे चार्ज आपके मिनिमम हो गए, वहाँ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी और मैकेनिकल मिक्सिंग भी नहीं हो पाएगी और इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। जो सेल होगी हमारी, वो रिएक्शन कंटिन्यूसली आपकी परफॉर्म करती रहेगी। यस, इसका जो बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। यस बच्चों, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या बेसिकली, ठीक है। तो देखो, जब रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो आपको पता है कि वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है, और आपका रिडक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। तो हम ले सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, देयर इज difference there is difference in electron density, ठीक है, of cation and anion, cation and anion, ठीक है। this difference of electron density between electrode and solution, ठीक है, is known as yes। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बेसिकली जनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन भी है, उसमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीडेशन है, ये आपका नेगेटिव है, यहाँ से आपको एनोड डिफाइन होगा, ठीक है। रिडक्शन की बात करेंगे तो राइट साइड होगा, है ना, ये पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यहाँ पे आपका कैथोड होगा, ठीक है। जब रिएक्शन परफॉर्म हुई तो बच्चों हाँ डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस किस चीज का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है। जो कैटाइंस और जो एनाइंस हैं उनके साथ क्या होगा, यहाँ पे जो कैथोड या फिर जो एनोड है उसके साथ अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक डिफरेंस क्रिएट होगा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड है और जो बीकर के अंदर आपका सॉल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर की तरफ, जैसे अगर मैं कैथोड की बात करूं तो इलेक्ट्रोड के अंदर बच्चों क्या होगा, जिंक, यहाँ पे क्या मैं एनोड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रोड की तरफ अगर बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम हो रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो डिफरेंस आपका इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन के बीच में जो डिफाइन होता है बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होने की वजह से यहाँ तो ऑक्सीडेशन होगा। राइट साइड की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, तो राइट साइड के अंदर आपने देखा कि नीचे तो जो कॉपर+2 है वो तो कैथोड की तरफ ऊपर शिफ्ट होगा, प्लेट पे धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए फिर क्या होगा कि भाई जो इलेक्ट्रोड है और जो सॉल्यूशन है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस देखने को मिलेगा, वही डिफरेंस आपका होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पूरा बात समझ में आ गया? ठीक। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जिधर ऑक्सीडेशन होगा उधर क्या बोलेंगे, सेकेंड पार्ट जहां पे आपका रिडक्शन होगा उधर हम लोग क्या बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्रोडक्शन वाले पार्ट में बोल सकते हैं प्रोडक्शन प्रोडक्टिव पोटेंशियल। इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड के साथ बात, वैसे हम जनरल केस में क्या करेंगे तो ईओ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग ईआर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस के अलावा अगर आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल एम, तो उस केस में हम इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी रिप्रेजेंटेड बाय ईओ नॉट। ऊपर आपका नॉट आएगा, नीचे जो ओ है उसका मतलब ऑक्सीडेशन है। नॉट क्यों लगाए, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड। और सेकंड आपका जो रिडक्शन वाला पार्ट है
और अगर वहाँ पे कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाएंगी तो एज इट इज उसको हम चेंज करेंगे, जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ER नॉट से। ठीक है, समझ में आ गया? यस। यस बच्चों, इसके बाद जो हम लोग हेडिंग लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF। ठीक है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो EMF निकालेंगे, स्टैंडर्ड EMF को फॉलो करेंगे। तो देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है आपसे EMF ऑफ सेल, ठीक है, तो उसका ही मतलब जो स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो E नॉट सेल। ठीक है, या फिर अगर क्वेश्चन में E नॉट सेल डिफाइन किया गया है ऐसा, तो इसका मतलब है कि जो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर है, ठीक है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वही आपका EMF होगा, वही आपका E नॉट सेल होगा। हम बिल्कुल बोल सकते हैं बिकॉज नोट लगा है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रीडिंग आपकी आनी चाहिए वो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफाइन होनी चाहिए, ये मस्ट है। तो फिर यहाँ से आपका तो ई नॉट सेल क्या हम लिख सकते हैं, तो फाइनली ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बट ये ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उस कैलकुलेशन के अंदर आपका जो ई नॉट कैथोड है ये रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, और जो ई नॉट एनोड है वो भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। दोनों के दोनों आपके रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन होने चाहिए। तो इसको इसकी एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन पर हम लोग बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या काम, सबसे पहले काम ये करना है कि जो आपका ई नॉट ओ दे रखा है, मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ई नॉट आर के अंदर। अगर न्यूमेरिकल में ई नॉट ओ दे रखा है कहीं, तो नहीं दे रखा है, ई नॉट आर दोनों दे रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप इजीली आप बिकॉज दोनों सेम होनी चाहिए, हम ये बात करना चाहते हैं। तो अगर ई नॉट ओ दे रखा है तो ई नॉट ओ को ई नॉट आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी देगा कैथोड एनोड की वैल्यूज, पहला काम ये कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास दो ई आर नॉट होंगे। ठीक है, तो उसमें से जो लोअर वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एनोड को, जो लोअर वैल्यू आपकी ई आर नॉट की होगी वो रिप्रेजेंट करेगी बच्चों एनोड को, और जो बिगर वैल्यू होगी, ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होगी कंपेरिजन कर सकते हैं, वो आपके कैथोड को रिप्रेजेंट करेगी। पूरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ई नॉट सी, ई नॉट ये कैथोड को कर रहा है रिप्रेजेंट, ये कर रहा है एनोड को। तो मतलब जब ई आर नॉट आएगा तो उसमें जो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू करेंगे, तो बिगर वैल्यू क्या होगी, कैथोड को रिप्रेजेंट करेगी, स्मॉल वैल्यू एनोड को रिप्रेजेंट करेगी। ये पूरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बट दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, ये मस्ट है। तो इस तरीके से इसको हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल सकता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका तो हम बात करेंगे कि जो ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, जो भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है, उसमें हम जनरली क्या फॉलो करते हैं कि जो ई सेल है इज इक्वल टू जो ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल है प्लस आपका रिडक्शन वाला पोटेंशियल है, और प्लस वहां पे आपका जो जंक्शन पोटेंशियल भी तो डेवलप हुआ था, तो जंक्शन पोटेंशियल को भी हमें साथ में लेना पड़ेगा। बट जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बेटा नियर अबाउट आपकी यहाँ पे जीरो डिफाइन होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जीरो नियर अबाउट आपकी डिफाइन होगी। तो आपको फाइनली मिलेगा ई नॉट सेल इज इक्वल ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस आपका ई रिडक्शन। ठीक, यही मिल गया ई सेल की वैल्यू। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस। इसके बाद यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि जो ई सेल है उसमें हम रिडक्शन की जब बात करते हैं तो रिडक्शन को हम कैसे लिखते हैं, माइनस ई रिडक्शन। ठीक है, एनोड हम ईएमएफ ऑफ सेल पे बात कर रहे हैं, प्लस ई, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल होनी चाहिए ना, और ये आपका यहाँ से कैथोड। ठीक है, ओके, तो यहाँ से फाइनली ई सेल बनेगा आपका ई रिडक्शन जो कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ई रिडक्शन फॉर द एनोड। और यही हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था। तो कैथोड माइनस एनोड करते हैं, और कैथोड कौन सी होगी बच्चों, अगर स्टैंडर्ड केस की बात करेंगे तो फिर इस केस में बिगर वैल्यूज लेनी पड़ेगी। हालांकि नॉर्मल वाला केस होगा जो अभी सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले स्टैंडर्ड वाला केस डिस्कस किया था, बस टेम्परेचर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन फॉर्मूला दोनों एक ही है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैथोड माइनस एनोड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों आपके रिडक्टिव पोटेंशियल होने चाहिए। रिडक्टिव पोटेंशियल नहीं होंगे तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसकी इजी ट्रिक भी होती है, तो उस पर हम लोग करेंगे इसका डिस्कशन, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि Zn+2 से जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, वैल्यू आपकी है माइनस में 0.76 वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आपको दे रखा है E0 कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्जन, इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो आपको ई शेल निकालना है, तो ई शेल क्या होता है, ई शेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, तो कैथोड की वैल्यू क्या है जरा चेक करो। देखो ये भी क्या हुआ रिडक्शन, +2 से 0, ये +2 0 बोथ आर रिडक्शन वैल्यूज, तो कन्वर्जन ही नहीं करना है, बिल्कुल दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखनी है, बोथ आर आलपी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और नीचे वाली भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है, तो यहाँ पे दोनों एक जैसे केस में है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो 0.34 ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो बिगर वैल्यूज है वो कैथोड को ही रिप्रेजेंट कर सकती है, तो ये प्लस माइनस प्लस में 0.34 वो इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में -0.76, बस इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस माइनस आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा टर्म, तो एडिशन करने पे आपको 1.1 वोल्ट के समथिंग आपको वैल्यूज मिल जाएगी। हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई डाउट इसमें नहीं। यस, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, SHE बोलते हैं, या बच्चों हम लोग NHE भी बोलेंगे, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या समझते हैं, इस पे क्वेश्चन आए एक बार कि जो SHE और NHE जो वैल्यू होती है फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो कैसी होती है आपकी, तो उसका आंसर था एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज आपकी एज्यूम्ड वैल्यूज है, जिसको हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, NHE बोलो या फिर SHE बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक बीकर होता है कुछ इस तरीके से, और इस बीकर में बच्चों एक बाहर से आपका प्लेटिनम वायर कनेक्ट होगा, ठीक है, दिस इज प्लेटिनम वायर, और यहाँ पे एक बीकर होगा इस तरीके से, जहां से बच्चों एंटर कर रही होती है H2 गैस, और H2 गैस का जो प्रेशर होता है वो आपका 1 बार होता है, ठीक है, VAR 1 बार आपका प्रेशर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन फिल करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 को फिल कर सकते हो, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे H+N जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल M होगा, ठीक है, H+N 1 कैपिटल में इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो आपका फिक्स है, 25 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिफाइन होना चाहिए, और उसके नीचे ये जो बीकर दिख रहा है रिवर्स बीकर, इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे बच्चों हम लोग क्या रखते हैं, इससे कनेक्टेड होता है, ये इस तरीके से कनेक्ट होता है, ये आपका प्लेटिनम ब्लॉक होता है, ठीक है, प्लेटिनम ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, अब क्या होगा कि जब यहाँ से H2 गैस आपके एंटर करेगी, तो जैसा आप लोगों ने देखा था कि भाई कॉपर के साथ अगर आप कंपेयर करो, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि ये इलेक्ट्रोड आपका किसका था, कॉपर का इलेक्ट्रोड था, जिसमें हम लोगों ने सोल्यूशन फिल किया था बच्चों, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फिल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या हुआ था, ये प्रोसेस ये हुआ था कि जो कॉपर आपका प्लस, जो कॉपर आपको दिख रहा है वो कॉपर क्या कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा था, राइट, और कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसका अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करूं, तो आप यहाँ पे इसको इसके तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो कॉपर है, कॉपर +2 जो सोल्यूशन में नीचे दिखेगा वो दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा जो जिंक की साइड से आए थे, और ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर का डिपोजिशन आपके कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ आपको ये थिक होता जा रहा था, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपका यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा था, उधर आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लेकिन बात तो ये है कि क्या मैं सिंपल कॉपर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, क्या मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की मैं कभी निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर होगा नो, कि आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते हो, तो उसको निकालने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए, और वो रेफरेंस आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्योंकि बिकॉज आपको पता है इसकी वैल्यूज पता है, इसकी दोनों वैल्यूज आपकी जीरो होती है, ठीक है, दोनों वैल्यूज आपकी जीरो होती है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू तो जीरो होती है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरी की वैल्यूज को इजीली हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से जिंक का इलेक्ट्रोड ले सकते हो, एक बीकर है इसमें आपका जिंक का इलेक्ट्रोड यहाँ पे ले रखा है, नीचे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, अगर इसका भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उस केस में बिल्कुल आपको यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके रेफरेंस से हम जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पूरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल। तो पहला ये समझ में आया कि हम SHE और NHE का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट जो हमारे लिक्विड पोटेंशियल्स हैं डिफरेंट मेटल्स के, उनकी हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं।
दूसरा, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके हम रिएक्शंस को लेकर, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस बेसिकली क्या होती है, कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशंस आपके यहाँ पे क्या है, कंडीशंस आपकी टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर आपका यहाँ पे 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन आपका 1, आपका कैपिटल एम, एच प्लस एन की हम बात कर रहे हैं। अब देखना यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ पे रेफरेंस, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE इज पर्टिकुलर ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये कैसा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ओके अब यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं ईओ नॉट की वैल्यू या मैं बात करूं ER नॉट की वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज क्या है, जीरो। ईओ नॉट मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ER नॉट मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बोथ वैल्यूज आर जीरो। और ये जो वैल्यूज बच्चों एज्यूम्ड वैल्यू है, कैसी है, कोई निकाली नहीं गई है, ठीक है, ये आपकी एज्यूम्ड वैल्यूज है। और इन एज्यूम्ड वैल्यू के हेल्प से हम बाकी सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो जहां पे अगर मैं इसके रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ई नॉट H प्लस से H2 में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे आपका +1 चार्ज है, यहाँ पे जीरो है, तो +1 से जीरो मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बट इट इज ए स्टैंडर्ड। सेकंड अगर बात करें हम लोग ई नॉट H2 से अगर H प्लस में कन्वर्ट है, मतलब यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे आपको ये मिल रहा है H प्लस, यहाँ पे +1, तो जीरो से +1, यहाँ से आपका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये भी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो SOP वैल्यू हो या SRP वैल्यू हो, दोनों की दोनों वैल्यूज आपकी क्या होती है, इसकी जीरो होती है। जब इसकी वैल्यू जीरो होती है तो इसके हेल्प से हम बाकी जो इलेक्ट्रोड हैं उनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं इसके रिएक्शंस को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड की रिएक्शंस यहाँ पे कैसे लिखी जाएगी, भाई एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होता है, तो मतलब जो H2 गैस बाहर से आ रही थी वो कन्वर्ट किस में होगी, 2H प्लस आयन के अंदर, और रिलीज करेगी आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये गैस है तो ये एक्वस मीडियम होगा। सेकेंड अगर मैं यहाँ पे कैथोड के साथ बात करूं तो कैथोड पे क्या हो, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने का मतलब हो जाएगा 2H प्लस साइन, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनोड से इधर मूव करेंगे, वो इधर आएंगे और ये कन्वर्ट होगा आपके H2 गैस के अंदर। तो ये पूरी की पूरी आपकी दोनों की रिएक्शंस यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया, ओके। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं इसके बारे में करेंगे बच्चों डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।